नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी एक बार पुनः आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, राशि चक्र में ग्रह भ्रमण करते रहते हैं और राशियों में ग्रहों का संचार चलता बदलता रहता है और जो आकाश चक्र में ग्रह अपना परिवर्तन करते हैं उस हिसाब से समस्त प्रकृति को प्रभावित करते हैं, समस्त भूमंडल पर इनके परिवर्तन का प्रभाव आता है। और परिवर्तन की श्रृंखला में अब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ा राशि परिवर्तन है। 18 मई 2025 शाम को 5:15 पर राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय राहु मीन राशि में संचारशील है और केतु कन्या राशि में भ्रमण कर रहा है। 18 मई के बाद वक्र गति से भ्रमण करते हुए ये दोनों ही ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। वक्र गति से चलते हैं, उल्टी तरफ इनकी गति होती है, इसलिए राहु मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएगा जो शनि की राशि होती है, और केतु कन्या राशि को छोड़कर शत्रु सूर्य की सिंह राशि में संचार आरंभ कर देगा। शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक लगभग संचार करता है और शनि के बाद राहु केतु हैं जो लंबे समय तक किसी राशि में गोचर करते हैं, संचार करते हैं। 18 महीने यानी 1.5 वर्ष तक इनका किसी भी राशि में संचार होता है और यह निश्चित होता है, कम ज़्यादा नहीं होता, और यह जातक को बड़ा जबरदस्त प्रभाव दिखाते हैं। इनका आकाश में कोई पिंड नहीं है, परंतु फिर भी यह जन्म पत्रिका में अपना सबसे अधिक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। और इनका प्रभाव आप इसी चीज़ से समझ लीजिए कि जन्म पत्रिका में लग्न या राशि से तीसरे, छठे और 11वें स्थान में अगर ये बैठे हो तो ठीक है, या अपनी उच्च राशियों में या बैठे हो, मिथुन राशि में राहु और धनु में केतु हो, तो तब तो स्थिति ठीक है। वो किसी भी भाव में बैठे हों अनिष्ट प्रभाव दिखाते फिर भी हैं, लेकिन बहुत न्यून रूप में इनका अशुभ प्रभाव आता है। अन्य राशियों में अगर ये किसी भी भाव में बैठे हों, तीसरे, छठे, 11वें को छोड़कर लग्न से और राशि से, निश्चित रूप से उस भाव में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी, ये 4 गुणों को निश्चित रूप से उस भाव में उत्पन्न करते हैं। जन्म पत्रिका में काल सर्प योग राहु केतु ही बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर काल सर्प योग जन्म पत्रिका में बना हो तो जीवन में दशों दिशाओं से परेशानियां और कष्टों का समावेश हो जाता है। इसलिए काल सर्प योग की यथाशक्ति शांति करवा लेनी चाहिए। नासिक में या उज्जैन में या जहाँ जैसी भी स्थिति हो, काल सर्प योग की शांति करें, राहु केतु की शांति करवा लेनी चाहिए। हवनात्मक शांति घर पर भी करवा लेनी चाहिए अगर जन्म पत्रिका में काल सर्प योग हो, क्योंकि इसका प्रभाव देखने में आया। काल सर्प योग के अंतर्गत राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं। सभी ग्रह निष्प्रभावी होते हैं, प्रभाव तो देते हैं अपने अपने स्थान और राशि के हिसाब से, लेकिन फिर भी राहु केतु के कारण जो है वो जीवन में बाधाएं, परेशानियां अधिक होती हैं और लगभग 40-42 वर्ष के बाद ही जीवन में सुख के दर्शन होते हैं अगर जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष। शादी में, नौकरी में, व्यापार में दिक्कत परेशानियां देते हैं। और अगर एक ग्रह भी बाहर हो तो भी काल सर्प योग का प्रभाव देखने में आया। तो राहु केतु का प्रभाव निश्चित रूप से जग जाहिर है और यह अपना प्रभाव दिखा कर रहते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों पर राहु केतु के इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। ये सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए ही है। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है, यानी जन्म पत्रिका में 5 नंबर पर चंद्रमा लिखा है, आपकी सिंह राशि है, इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा वो भी देखेंगे। जिनकी सिंह राशि नहीं है, राशि कोई और है परंतु सिंह लग्न है, यानी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है तो सिंह लग्न है। गोचर के ग्रहों का प्रभाव राशि यानी चंद्र राशि से और लग्न से समान भाव से देखा जाता है। इसलिए सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों से ग्रह अपना प्रभाव डालेंगे राहु केतु। मैं ये वीडियो सिर्फ राहु पर है, केतु पर नहीं है। केतु पर कोई और दूसरा वीडियो बनाकर डाला जाए।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि सिंह राशि पर 29 मार्च 2025 से ढैया का आरंभ हो चुका है। यह अलग बात है कि सभी के लिए ढैया खराब नहीं होगी, लेकिन ढैया कालांश में मानसिक चिंताएं और कठिन परिश्रम की अतिशय वृद्धि देखने में आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चीज़ें तो प्रभाव में आएंगी आएंगी। और जिनकी जन्मपत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में नहीं हो, उन पर ढैया का विशेष रूप से अनिश्चित प्रभाव देखने में आएगा। और कुछ के लिए शनि लाभप्रद होंगे। और दशाएं भी अगर अच्छी चल रही हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों पर इस समय, तो गोचर के अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव भी विशेष देखने में नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि जन्म पत्रिका के हिसाब से ही ग्रह गोचर अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आपने राशि से ग्रहों को समझ लिया तो वो प्रभाव 100% होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि लग्न से आप ग्रह गोचर देख रहे हैं तो उसका प्रभाव 100% होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि सिंह राशि का कोई व्यक्ति है, तमाम लोग होते हैं सिंह राशि के, तो सबके जीवन में एक जैसी घटनाएं होती हैं कि सबका ही एक समय खराब चलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। व्यवहार में ऐसा नहीं आता है, देखने में आता है। सिंह लग्न के जातकों सभी का समय खराब हो, ऐसा नहीं आता। ये अपनी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से लोगों के जीवन में आपको अंतर देखने में मिलेगा। कोई सामान्य स्तर पर होगा सिंह राशि वाला, सिंह लग्न वाला, कोई मध्यम स्तर पर होगा और कोई धनाधीश होगा। यह अंतर होता है अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से। तो हर व्यक्ति के जीवन में आपको अंतर देखने में मिलेगा। देखिए, जैसा आप जानते हैं सिंह राशि पर ढैया आरंभ हो गई। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक ढैया का प्रभाव रहेगा। राशि से अष्टम शनि गोचर कर रहा है। ढैया का प्रभाव निश्चित रूप से जग जाहिर है। तो ढैया कालांश में जो होगा वो आप जानते हैं कि शनि राशि और लग्न, देखिए राशि से ढैया होती है, सिंह राशि पर ढैया, सिंह लग्न पर ढैया नहीं है। ये बात समझ लीजिए। ढैया और 7.5 राशि से देखी जाती है, लग्न से नहीं देखी जाती। तो राशि पर ढैया है सिंह राशि के जातकों पर। निश्चित रूप से राशि और लग्न दोनों से शनि अष्टम गोचर कर रहा है। तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ ये आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में और आपके रोजगार, व्यापार, नौकरी में शनिदेव परेशानियां देंगे कुछ ना कुछ। मैंने बता दिया कि अगर जन्म पत्रिका में अगर ग्रह स्थिति अच्छी है सप्तम भाव की, तो कोई दिक्कत विशेष देखने में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और दशाएं अच्छी चल रही हैं तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर दशाएं अच्छी नहीं है, विष्णोत्तरी, अंतरदशा, योगिनी आदि, तो ये ग्रह गोचर आपको विशेष प्रभावित करेगा। इसलिए इसको समझिए। तो सप्तमेश होकर शनि अष्टम गोचर कर रहा है 29 मार्च 2025 से। दैनिक रोजगार, व्यापार, नौकरी, दाम्पत्य जीवन में कष्ट और परेशानियां शनिदेव देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। न्यूनाधिक रूप में आपको यह प्रभाव देखने में आएगा। और शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर है। निश्चित रूप से मानसिक चिंताओं का यह दौर रहेगा। अब राशि और लग्न से शनि अष्टम गया। अब 18 मई 2025 को राहु आपके सप्तम भवन में गोचर करेगा। कुंभ राशि में आ जाएगा। अभी अष्टम भवन में था, अब सप्तम आ गया। और शनि सप्तम में थे कुंभ राशि पर, अष्टम में आ गए। तो स्थान परिवर्तन किया है दोनों ने, शनि अष्टम और राहु सप्तम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सप्तम भवन में राहु किस प्रकार के फलों को दिखाएगा? पहली चीज तो यह है कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 14 मई 2025 को जो बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है वो एकादश में आ जाएगा। इसकी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पहले ही आ जाएगी। तो राहु जिस समय प्रवेश करेंगे वो बृहस्पति की शुभ दृष्टि में ही आएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो गोचर का राहु गोचर के बृहस्पति से सप्तम भाव में दृष्ट होगा। ये ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है, चाहे जन्म पत्रिका हो या गोचर के ग्रह हो। शुभ ग्रह की दृष्टि में आया ग्रह विशेष अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो राहु के फलों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्पष्ट कर दूं कि 1 जून 2026 तक बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में संचार करेगा, एकादश भाव में, सिंह राशि और सिंह लग्न से। तो विवाह का योग लेकर आ रहा है 14 मई से लेकर 1 जून 2026 तक। और संतान जन्म का योग भी सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों को जीवन में देखने को मिलेगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाएगी, जहां पर राहु गोचर करेगा। तो 1 जून 2026 तक राहु की दृष्टि में रहेगा, तो राहु का अपना कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आएगा। उसके बाद जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, तो फिर यह बाद के समय में थोड़ा सा अनिष्ट प्रभाव राहु दिखा सकता है।
बहुत से लोगों का कहना यह है कि साहब राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेगा कुंभ राशि में, ये स्वयं का इसका नक्षत्र होता है। लेकिन सप्तम भाव में जो है राहु का अपने स्वयं के नक्षत्र में कुंभ राशि में आना कोई विशेष अच्छा फल नहीं दिखाएगा, ये बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। और बलवान हो जाएगा, बल्कि इस स्थिति में बलवान तो होगा परंतु वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अनिष्टप्रद होता है। देखिए जन्म पत्रिका में गोचर के ग्रहों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, इसको जन्म पत्रिका के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि गोचर के जो ग्रह प्रभाव डालते हैं वही कमोवेश जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति पर भी प्रभाव देखने में आते हैं। सप्तम भाव में अगर राहु हो, मैं सिंह राशि और सिंह लग्न को ही ले लेता हूं, वैसे तो किसी भी राशि किसी भी लग्न से ये फलादेश आपको जीवन में देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में कष्ट और परेशानियां बिल्कुल निश्चित रूप से देता है। राहु केतु भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के कारणों को उत्पन्न करते हैं, तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। दिक्कतें बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि पत्नी रोगी होती है, बीमार होती है, अच्छे आचरण की नहीं होती, पति जो होता है वो अच्छे आचरण का नहीं होता और मादक पदार्थों का सेवन करने वाला और अपना सारे दुर्गुण उसके अंदर देखने में आते हैं। लड़ाई झगड़े का प्रिय होता है, कलह प्रिय एक विशेष गुण देखने में आता है जीवन साथी के। और दूसरी चीज़ ये है कि राहु अगर सप्तम भवन में जन्म पत्रिका से हो तो निश्चित रूप से पहली बात तो विवाह नहीं होने देता, विवाह होता है तो विलंब से होता है, और उसमें भी ये होता है कि साहब वो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं और बस ये है कि वो शारीरिक खाना पूर्ति करते रहते हैं, कोई उसमें सुख का अभाव नहीं होता है, देखने में नहीं आता। राहु सप्तम भवन में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि युति में नहीं है और पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो क्या नहीं, क्या शनि मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए फिर आपका विधवा या विदुर होने का योग जन्म पत्रिका में निर्मित हो जाता है। राहु सप्तम भवन में हो तो पहली बात विवाह नहीं होने देता, होता है तो विलंब से होता है। कई लोगों को का जो होता है वो किसी तलाकशुदा से कोई स्त्री है तो तलाकशुदा पुरुष से उसका जो है वो अवैध संबंध संभावित होगा, और कोई पुरुष है तो तलाकशुदा स्त्री उसके जीवन में प्रवेश करती है। अन्य जाति के स्त्री या पुरुष से विवाह होना, ये भी राहु सप्तमस्थ राहु का प्रभाव होता है। और किसी विडो या मतलब जो जिनके जीवन संगनी या जीवन साथी के हनन हो चुका है, जीवन संसार छोड़ गए हैं, उनके साथ भी संबंध होते हैं। और अन्य जाति में जैसा मैंने बताया कि स्त्री पुरुष से प्रेम संबंध हो जाना और पश्चात विवाह होना, ये फल भी देखने में आता है। अपनी अवस्था से अधिक आयु के स्त्री पुरुष जीवन में आते हैं, अधेड़ उम्र का पुरुष होगा, स्त्री बड़ी आयु की मिलती है अगर सप्तम भवन में राहु हो। दाम्पत्य जीवन को के समस्त प्रकार के सुखों को नष्ट कर देता है। रोजगार व्यापार में भी राहु सप्तमस्थ अच्छा नहीं होता। अब गोचर में जैसा मैंने बताया तो इस प्रकार के फल आपको मिलेंगे जिनके जन्म पत्रिका में सप्तम भवन में राहु हुआ। वैवाहिक जीवन को, रोजगार व्यापार को नकारात्मक रूप से राहु प्रभावित करेगा, निश्चित है, करता है जिनकी जन्म पत्रिका में बैठा होता। अब गोचर में यह राहु क्या इस प्रकार के सभी फलों को दिखाएगा? जी नहीं। 1 जून 2026 तक तो कोई इस प्रकार के अशुभ प्रभाव देखने में नहीं आएंगे। और जिनकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव विवाह का अच्छा योग है उन पर राहु का कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं आएगा। आएगा भी तो वो एक अल्पकालिक समय के लिए होगा, क्योंकि यह ट्रांजिट है, चेंज हो जाएगा। दशाएं खराब चल रही हैं, समय खराब है, तो राहु अपना प्रभाव दिखाएगा। वो भी उसका विशेष प्रभाव वो तब होगा जब बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी। 1 जून 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु जो है वो सप्तम भवन में गोचर करेगा। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक ट्रांजिट रहेगा, तो उस समय इसका अशुभ प्रभाव आ सकता है। राहु के उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु जो है उससे पहले अपना कोई प्रभाव विशेष रूप से नहीं डालेगा। तो सप्तम भवन में राहु का जन्म पत्रिकाओं में बैठना या गोचर से आना यह अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन और रोजगार व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। गोचर का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कष्ट देखने में आएगा और वैवाहिक जीवन को पटरी पर लाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न के जातक। अत्यधिक परिश्रम करेंगे और कभी कभी गृहस्थ जीवन में और रोजगार व्यापार के मामले में गहरी वेदनाएं, बड़ा कष्ट देखने को मिलता है जब गोचर से सप्तमस्थ राहु गोचर करता है।
परंतु शुभ ग्रह की दृष्टि में रहेगा तो इसका इतना बुरा प्रभाव देखने में नहीं आएगा। लेकिन समस्या ये है कि सिंह राशि पर ढैया चल रही है, शनि का तो अपना ही प्रभाव ऐसा, और वो भी सप्तम शुक्र अष्टम गोचर कर रहा है, तो वैवाहिक जीवन में तो वैसे ही शनिदेव आपको परेशानियां देंगे ही देंगे। साथ में राहु सप्तम आ गया, वो कोड़ में खाज वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो राहु का सप्तम भाव में इस प्रकार का फल देखने में प्रायः आता है। बहुत मेहनत करते हैं रोजगार व्यापार के लिए, अपने गृहस्थ जीवन को, अपने रोजगार को, नौकरी को ढर्रे पर लाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, करनी पड़ती है, राहु करवाते हैं, क्योंकि ये कठिन परिश्रम के कारक ग्रह हैं। जिस भाव में बैठेंगे उससे संबंधित फलों की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। जिस भाव में बैठेंगे उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। पंचम में आ जाएंगे तो संतान प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब संतान का जन्म होता है। संतान में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, विलंब का योग बनाते हैं, संतान हानि के योग बनाते हैं। सप्तम में आ जाएंगे तो शादी के लिए पता नहीं, पहली बात तो शादी नहीं होने देते, उसके लिए बड़ी दिक्कतें उत्पन्न करते हैं, उसके लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं, बड़ी दौड़ धूप और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब जाकर विवाह संपन्न होता है। उसके बाद भी दिक्कतें बनी रहती है। तो राहु जन्मपत्रिका में अगर अनिष्ट कारक हो तो इसकी शांति करवानी चाहिए, हवनात्मक शांति करें, घर बुलाकर ब्राह्मण को राहु के दान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, राहु के बीज मंत्र का जाप करें, और माता दुर्गा की पूजा से राहु के अनिष्ट फल का निवारण हो जाता है। काल सर्प योग हो तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ जाके शांति करवाएं, निश्चित है। पूजा पाठ से ग्रह बाधा शांत हो जाती है, दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जब से ग्रह शांत हो जाते हैं, ये भी निश्चित है। तो राहु का इस प्रकार से फलादेश सप्तम भाव में आपको मैंने बताया। तो और साथ में अन्य ग्रह अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। ग्रह गोचर है, ये ट्रांजिट चलता बदलता रहता है और समय के साथ ये सब चला जाएगा। जन्म पत्रिका में अगर सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, विवाह की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ग्रह गोचर फिर परेशानी देने वाला होता है। अन्यथा ग्रहों का कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव देखने में नहीं आता है, अगर दशाएं वगैरह अच्छी जा रही हैं तो। इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना है। और बाकी राहु के उपाय करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण करके अगर आप इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।